नमस्कार, 12 बजे 12 खबर में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र और आप जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश के सबसे तेजी से आगे बढ़ रहे डिजिटल प्लेटफॉर्म IBC24 उत्तर प्रदेश के साथ। फलसफा है कि जहां सवाल आपका होगा, जहां आप समस्याओं से जूझ रहे होंगे, जहां लॉ एंड ऑर्डर की हालत बद से बदतर होगी, हमारे संवाददाता वो खबर जिम्मेदारों तक पहुंचाने का काम करेंगे। और अब तक आपने देखा पिछले 3 महीनों में IBC24 की खबर का दमदार असर अब ग्राउंड पर देखने लगा है। तो 12 बजे 12 खबर में इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अखंड राय राजधानी लखनऊ से जुड़े हैं। बहुत स्वागत अखंड आपका। आकाश पाठक पीलीभीत से स्वागत आपका भी। इंद्रवीर सिंह रायबरेली सीट से जुड़े हुए हैं, यानी रायबरेली से जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत। SP सिंह हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। आदर्श गुप्ता अभी हमारे साथ हरदोई जुड़े हैं, जहां पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य पहुंचने वाले हुए हैं। ज्ञानेंद्र मिश्रा प्रतापगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अपूर्व पाठक प्रभु श्री राम की नगरी से जुड़े हुए हैं। और अपूर्व पाठक के मन में ये चल रहा होगा कि नहीं वही है हर जगह जो चुनाव हो रहा है, मिल्कीपुर में क्यों नहीं हो रहा है। इसका जवाब भी हालांकि अपूर्व पाठक ने दे दिया था। लेकिन अब जरा ये जानते हैं कि 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव तो हो रहा है, लेकिन कौन कौन से VIP कैंडिडेट अब तक अपना नामांकन किए हैं और नामांकन करने से पहले या बाद में उनका कहना क्या है। तो तेज प्रताप यादव, चूंकि इन 9 विधानसभा सीट में करहल जो एक विधानसभा सीट है जहां से अखिलेश यादव विधायक हुआ करते थे, 2022 में उन्होंने चुनाव लड़ा था, वहां से तेज प्रताप यादव नामांकन से पहले क्या कह रहे हैं। जरा सावन वो बाइट प्ले कीजिए, जरा तेज प्रताप यादव को सुने, वो कह क्या रहे हैं। नामांकन करने जा रहे हैं, कितनी जीत सुनिश्चित मान रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी जिस मजबूती में यहाँ पर है, अभी तक भाजपा को कैंडिडेट नहीं मिला और जनता ने मन बना दिया। जो रुझान निकल के आ रहे हैं, जनता का जो मूड है वो समाजवादी पार्टी के साथ, आदि राजशेखर जी के साथ में और बड़े अंतर के साथ समाजवादी पार्टी सीटें जीतेगी। कहल वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ कहेंगे? कहल से हम लोगों का लगाव कई पीढ़ियों का है, यहाँ के लोगों से गहरी लगाव जुड़ाव रहा और मुझे फिर से उनका सेवा करने का मौका मिले, उनका समर्थन आशीर्वाद प्राप्त हो, यही मिला। भाजपा लगातार पूरी दमखम से लगी हुई है, कैसे देख रहे हैं आप? ये दमखम केवल शासन प्रशासन का है, जनता में कोई भाजपा का दमखम नहीं है। लोग उनकी मीटिंग में नहीं जा रहे, वोट मांगने जा नहीं पा रहे, कोई ऐसा मुद्दा एजेंडा नहीं है इसको लेकर जनता के बीच में आ सकती। चलो, और कहल का पूरा आशीर्वाद समाजवादी पार्टी के साथ। तो तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। अब देखिए 4 दिन ही बचे हैं, 22, 23, 24, 25 जब नामांकन की प्रक्रिया होगी, और इसी बात का एडवांटेज ले रहे हैं तेज प्रताप यादव। कह रहे हैं कि बीजेपी को कैंडिडेट नहीं मिल रहा है और कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की जीत सुनिश्चित है। ये हालांकि सबका अपना अपना दावा है, लेकिन अखंड राय मैं जानना ये चाह रहा हूं आपसे कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक है? उत्तर प्रदेश में दोनों के बीच चल क्या रहा है? जी राहुल, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सब कुछ कुछ भी ठीक नजर नहीं रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर करार है वो जारी। कांग्रेस ने यूपी उपचुनाव में 5 सीटें मांगी थी, समाजवादी पार्टी से उन्हें 2 सीटें देकर संतुष्ट करना चाहती है, जिस पर कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो कोई अभी फैसला नहीं कर पाया। लेकिन इतना सुनने में आ रहा है कि उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का बाहर भी समर्थन कर सकता है और अपने जो 2 सीटें समाजवादी पार्टी की तरफ से दी गई है उससे अपने कैंडिडेट नहीं उतार सकता है। सबसे बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी ने 2 सीटें दी हैं कांग्रेस को, वो खैर और गाजियाबाद। ये एक तरीके से टफ सीट है, इन दोनों सीटों पर जीतना बहुत मुश्किल है कांग्रेस के लिए। शायद यही कारण है कि कांग्रेस भी चाहती है कि अगर हमें दिया तो ऐसी सीट भी क्यों दी जो बहुत टफ थी। दूसरी चीज है कि जो प्रदेश नेतृत्व है, यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हैं, वो लगातार समाजवादी पार्टी से कहते रहे कि कहीं ना कहीं उन्हें कम से कम 5 सीटें देनी चाहिए, 5 सीटें ना भी दे तो कम से कम 3 सीटें मिलनी चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने 7 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। एक सीट है जो कुंदर की, जिसपे अभी समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, लेकिन उम्मीद है कि इस सीट पे आज शायद प्रत्याशी का नाम का ऐलान हो जाएगा। अब एक बात जो निकल करके आ रही है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों लगातार गठबंधन को लेकर के कुछ बहुत ज्यादा संजीदा नहीं है। अखिलेश यादव भले कहते रहे कि यहाँ पे गठबंधन के साथ हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सीटों पर जब पेच फंसा हुआ है, 3 दिन बीत चुके हैं, महज 4 दिन बचे हैं नामांकन के लिए, तो कब ऐलान करेंगे?
और दूसरी बड़ी चीज है कि कांग्रेस ये जानती है कि अगर वो 2 सीटें यहाँ पर लेती है तो उससे कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी को सीटें देनी होंगी। तो ऐसे में 2 प्रस्ताव कांग्रेस की तरफ से आए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अगर माने तो 2 प्रस्ताव जो आए हैं, वो एक प्रस्ताव उसमें एक है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी का इस उपचुनाव में बाहर से समर्थन करेगी। दूसरा जो प्रस्ताव है कांग्रेस की तरफ से, वो ये है कि समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में अपनी दावेदारी पेश ना करे। जी राहुल। देखिए, समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र में भी 2 विधायक हैं, ये ध्यान देना चाहिए। 2 विधायक उनके जीत कर आए थे। और इधर उत्तर प्रदेश में जिन 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है, अगर मिल्कीपुर, अगर अखंड की सीट भी मिला ली जाए, बल्कि अपूर्व की, तो 5 में से कांग्रेस के खाते में 0/सन्नाटा था, ये भी हकीकत है। और अगर आप 0/सन्नाटा में भी दिल मांगे मोर कर रहे हैं, तो ये स्थिति परिस्थिति सब लोग जान रहे हैं। तो बहरहाल गाजियाबाद की सीट एक छोड़ी गई थी, एक खैर की आप बता रहे हैं। जी जी राहुल, खैर की थी 2 सीटें। 2 सीटें वहां पर ये कांग्रेस के पास जा सकती है, लेकिन कांग्रेस लेने को तैयार नहीं है। नहीं, वो कह रही कम से कम हमें 5 सीटें देनी चाहिए, और नहीं तो कम से कम 3 सीट मिलनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि फूलपुर और मझवा सीट मांग रही है कांग्रेस, क्योंकि ये बात सामने आ रही है कि मझवा सीट से अजय राय जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनके बेटे को उतारने की तैयारी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने वहां पहले ही प्रत्याशी घोषित कर दिए। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को शायद सीट अब नहीं देगी। इसी वजह से कांग्रेस अपने हाथ पीछे खींच रही है। लगातार प्रदेश अध्यक्ष अजय राय वो कह रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, लेकिन फिलहाल अभी तक कुछ नजर नहीं आ रहा है। जी राहुल। यानी इस एक बात, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यहाँ पर अखंड राय फ्लैश कर रहे हैं कि कांग्रेस फिलहाल उपचुनाव में नहीं लड़ेगी, वो समाजवादी पार्टी को समर्थन देगी, क्योंकि कांग्रेस की अपेक्षा ये है कि उसे 5 सीटें दी जाएं, जो 2022 में 2 सीट पाई, जिसमें से एक विधायक अपने दम पर जीता, और वो चाह रही कि उपचुनाव में उसको 5 सीट दी जाए। तो ये राजनीतिक दल है, अपने अपने इनके समीकरण होते हैं। फिलहाल अखंड, आपका बहुत शुक्रिया। अपूर्व पाठक, मैं जानना चाहूंगा कि अभी माहौल प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में कैसा है और क्या है, जरा ये बताइए, हमारे दर्शकों को अवगत कराइए। अपूर्व है क्या स्क्रीन पे? अभी चलिए नहीं है, तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदर्श गुप्ता। शायद मुझे जानकारी ये है कि यहाँ पर मौर्य आने वाले हैं, तो आदर्श बताइए खबर क्या है और अभी आप कहाँ मौजूद हैं? हरदोई से 38 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर मंत्री के तिथि पर जनसभा को वितरित करेंगे, और उनके साथ में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल जी, समाज कल्याण राज्य मंत्री या प्रभारी मंत्री अनुष्का शर्मा जी, उनके हेलीकॉप्टर आने वाले हैं। चलिए, अभी आने वाले हैं। ये पुण्यतिथि का कार्यक्रम है, किसकी पुण्यतिथि का कार्यक्रम है आदर्श? ये राहुल जी शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी जी की पति की पुण्यतिथि का कार्यक्रम है, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य आ रहे हैं। जी, उसी को जनसभा को संबोधित करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जनसभा को संबोधित के लिए केशव प्रसाद मौर्य आ रहे हैं। धन्यवाद आदर्श जानकारी के लिए। अपूर्व, प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या से खबर क्या है? अभी तो पूरी अयोध्या नगरी जगमग हो रही होगी इस समय तो। चलिए, फिर भी हमारे साथ अपूर्व आवाज आ रही है आपको? चलिए, फिलहाल नहीं आ पा रही है अपूर्व। बाबू अभिषेक सिंह मुझे दिख रहे हैं और ग्राउंड पर है। अभिषेक, अभी आप कहां पर हैं भदोही में? मैं जानना चाहता हूँ। और अभी भदोही की सबसे बड़ी खबर है कि एक प्रधानाध्यापक की निर्मम गोली मारकर हत्या कर दी गई है। कहां पर और कुछ जानकारी क्या है उसकी? जी, अभी जानकारी है प्राप्त हुई है कि वह नेशनल इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य के रूप में मौजूद थे, और वह अपने घर से निकले और मार्केट में पहुंचते ही घर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी जाने के उपरांत 2 बाइक सवार हमलावरों ने आकर के हमला किया। पहले तो गोली चलाई उनके कार पे, कार पंचर हो गई, उसके बाद कार रुक गई, उसके बाद उनके साथियों के गोली द्वारा भून दी गई, जिससे उनकी मौके पर ही जान चली गई। ये कितने बजे की वारदात है अभिषेक?
जी अभी ये अगर मैं बताऊं तो 10:30 बजे के लगभग 10:30 या 11 बजे की बातचीत हो रही है। तो क्या वो स्कूल जा रहे थे, घर से निकलकर स्कूल जा रहे थे? जी 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 जी, विद्यालय परिसर में आ रहे थे वो, लेकिन विद्यालय परिसर आने के पहले ही ऐसी घटना सामने आई, जिसके बाद विद्यालय परिसर के जो प्रबंधक है आशीष बघेल ने भी इस बात की जानकारी दी और पुष्टि की कि जल्द से जल्द दोषियों पर कठोर कार्रवाई हो और भदोही पुलिस भी इस बात की जुटी हुई कि जल्द से जल्द जो भी अपराधी हैं उनको पकड़कर अंजाम में लाया जाए। माननीय भदोही के एसपी साहब, ये दिन दहाड़े क्या हो रहा है? एक लगातार प्रधानाध्यापक को अगर ये देखा जाए 19 भदोही पुलिस पे भी सवाल उठ रहे हैं भदोही जनपद से। जाहिर सी बात है, सवाल उठने वाली बात ही है। दिन दहाड़े किसी की गोली मारकर हत्या कर दी जा रही है, वो भी फिल्मी स्टाइल में, तो सवाल तो उठेगा ही ना। जाहिर सी बात है, और एक यानी शिक्षक का पुलिस एक तरीके यहाँ से पर पूरी तरह से फेल है। जनपद से सटा हुआ है। अगर एक चीज माना जाए तो ये देखा जा रहा है कि वाराणसी संसद से सटा हुआ एक भदोही लोकसभा है जो कि बहुत छोटा लोकसभा है और इस जनपद में प्रतिदिन कहीं न कहीं एक हत्या और लूट फिराक जैसे कई मामले भदोही पुलिस के सामने आ रहे हैं। ये बहुत स्वाभाविक बात है, यानी पुलिसिंग बहुत ढीली है। भदोही में पुलिस अधीक्षक बहुत सुस्त हैं कि ये कहते हुए कोई गुरेज नहीं, अगर 10:30 बजे दिन दहाड़े किसी की गोली मारकर हत्या कर दी जा रही है, वो भी प्रधानाध्यापक अपने स्कूल जा रहा हो और वो कार में सवार हो, इससे साफ दिखता है कि भदोही पुलिस सोई हुई है अभी जानकारी और मिली है कि यहाँ पर किसी मौके की पर लॉ एंड ऑर्डर की पकड़ नहीं है। अभी राहुल जी अभी जानकारी ये मिली है कि मौके पर पुलिस अधीक्षक जो है मीनाक्षी कात्यायन भी मौके पर जाकर के जानकारी इकट्ठा कर रही है कि वास्तव में ये वारदात हुआ कैसे। चलिए, अगर वो मौके पर पहुंचे तो कोई एहसान उन्होंने नहीं किया, लेकिन जिनको जो करना था वो कर गए। और कहते हैं कि अगर पुलिस चाले तो पत्ता भी नहीं हिलता है, लेकिन इसके बावजूद दिन दहाड़े एक मर्डर कर दिया गया प्रधानाध्यापक का, बड़ा सवाल है और ये बात लखनऊ तक पहुंचेगी। बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। जी ज्ञानेंद्र, धन्यवाद। आज की बड़ी खबर क्या है प्रतापगढ़ की? राहुल देखिए, पहली तो दो खबरें हैं और पहली खबर जो है VC24 का पहली बहुत जो बड़ा खबर असर हुआ है। 12 बजे 12 खबर में होगी और दूसरी खबर 9 बजे 9 रिपोर्टर में होगी। तो पहली खबर एक जो बताइए 12 बजे 12 खबर वाली। 12 बजे 12 खबर पहले अपनी खबरों का असर बहुत तगड़ा हुआ है राहुल। देखिए, जो अवैध पटाखों की फैक्ट्रियां चल रही थी, जो अवैध पटाखों की फैक्ट्री थी, उस पे प्रतापगढ़ के डीएम ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है। 117 लाइसेंस धारकों का जो है उन्होंने लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। संज्ञान में लेते हुए पूरे प्रतापगढ़ से 117 जो अवैध पटाखे की फैक्ट्रियां थी उनको बंद कर दिया गया है, सील कर दिया गया है, मोहर लगा दी गई। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि आज सुबह एक लड़के की लाश जो है खेतों में मिली है और ये सबसे बड़ा दिल दहला देने वाली घटना है, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर दो युवकों की लाश मिल जाना ये प्रतापगढ़ पुलिसिंग के ऊपर सवाल निशान खड़ा करता है। क्योंकि अभी मात्र 4 से 5 दिन पहले एक युवक की लाश उसी जगह पे मिली थी जहां पे आज दूसरे युवक की लाश मिली है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रतापगढ़ पुलिस कैसे इस युवक की हत्या का खुलासा करती है, क्योंकि इसको बीती रात बताया जा रहा है कि घर से उठाकर ले जाकर के उसके जो है चाकू से गोद करके हत्या कर दी गई है और अभी तक पुलिस जो है उन तक नहीं पहुंच पाई है। फिलहाल को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मुकदमे के लिए अभी तहरीर नहीं मिली है। पुलिस का कहना है कि जैसे ही तहरीर मिलेगी वैसे ही मुकदमा दर्ज कर उच्चतम कार्रवाई की जाएगी, लेकिन हम लोग जांच में जुटे हुए हैं। राहुल, पता है क्या है, पुलिस जो है अपने मूंछों पे ताव देती है, बड़े बड़े अधिकारी अपनी मूंछों पे ताव देते हैं, लेकिन हो क्या रहा है? मर्डर हो जा रहा है प्रधानाध्यापक का, बच्चे की घर में घुसकर चाकू से गोद कर हत्या कर दी जा रही है। यह है लॉ एंड ऑर्डर। मतलब लॉ एंड ऑर्डर पर ज्ञान देने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस। आईना उठा के देख लीजिए आप, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। हम आपका मोरल डाउन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो यथा स्थिति हम आपको बता रहे हैं। आप भदोही में देख लीजिए, आप प्रतापगढ़ में देख लीजिए, स्थिति क्या है बहुत बताने की जरूरत नहीं है। यह है लॉ एंड ऑर्डर। देते रहिए मूंछों पे ताव, सोशल मीडिया पे भौकाल बनाते रहिए,
लेकिन ग्राउंड पर स्थिति क्या है वो हमारे संवाददाता पोल खोल रहे हैं आपकी, और हम पोल खोलते रहेंगे। थैंक यू सो मच इस जानकारी के लिए आपका। ज्ञानेंद्र इंद्रवीर सिंह रायबरेली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रायबरेली से आज की बड़ी खबर कौन सी है इंद्रवीर? इंद्रवीर अगर आप सुन रहे हैं तो बताइए। जी, रायबरेली की सबसे बड़ी खबर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश उपचुनाव जो होने हैं उसी से रिलेटेड है। आज मंत्री जो उत्तर प्रदेश मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह, जो रायबरेली से ही आते हैं, और इन्होंने आज अपने आवास पे एक पंचवटी पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। खैर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दूसरे मकसद से की गई थी, लेकिन उसमें जब मीडिया ने कई सारे तीखे सवाल किए तो उसमें मंत्री जी ने कई सारे कटाक्ष भी किए आने वाले उपचुनाव उत्तर प्रदेश को लेकर। जैसे जब मीडिया ने सवाल पूछा कि उत्तर प्रदेश उपचुनाव होने हैं और इसमें लगभग इतनी सीटों पे चुनाव है, और मंत्री जी का जवाब आता है कि इसमें कांग्रेस और सपा को आप कहां देखते हैं। तो उनका कहना है कि कांग्रेस और सपा में आपस में ही नहीं बन रही है, कितनी सीटें किसको देनी है उसी को लेकर के जब उनमें तंज आपस में चल रहा है तो वो चुनाव क्या फाइट करेंगे। हम चुनाव जमीनी स्तर पर लड़ रहे हैं और आने वाले समय में हम जो है बेहतर उत्तर प्रदेश उपचुनाव में रिजल्ट लेके आएंगे। पहला तो ये, और दूसरा उनसे उनके ही एक्ट पे बीते कुछ दिनों एक जो है एक्ट पे उनके द्वारा प्रियंका गांधी कांग्रेस की जो है प्रियंका गांधी, उनसे उनका सवाल था कि सर आपके इन पे एक टिप्पणी हुई थी और उसको लेकर आपके खिलाफ कई जगह प्रदर्शन किया जा रहा है और उस प्रदर्शन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो मैं आपके जवाब, मीडिया को कहा सबसे पहले मैं आपके उस पर जवाब दे दूं कि जो प्रदर्शन कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं उसमें 6 से ज्यादा किसी 3 बार प्रदर्शन मैंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है, लेकिन 6 से ज्यादा कहीं पे लोग दिखाई नहीं दिए। राहुल, 6 से ज्यादा, ये बहुत बड़ी बात थी कि अब ये कहां पे क्या कहना चाह रहे थे एग्जैक्टली कुछ समझ में आया, लेकिन 6 से ज्यादा लोग नहीं दिखाए। और फिर उस अगर मैंने किसी से सवाल पूछा है तो जायज सवाल पूछा है, उनका ये कहना है कि मैंने जायज सवाल पूछा था प्रियंका गांधी से भी कि अगर आप जब कहीं से नेतृत्व कर रही हैं, किसी भी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, और जैसे रायबरेली पे उन्होंने खासकर तंज बोला कि जब आप रायबरेली का नेतृत्व करती हैं, जब आप अमेठी का नेतृत्व करती है और जब आप यहां से रिलेटेड है, या जब आपकी शादी, उन्होंने नाम लेके कहा कि उनकी शादी मुरादाबाद से हुई है, मुरादाबाद में वो यहाँ है, और जब ये सारी चीजें, तो आपका जब राजनीतिक कैरियर स्टार्ट करने की बारी आई तो आप वायनाड क्यों चली गई। उन्होंने कहा मैंने इस पे एक रायबरेली का प्रतिनिधि और उत्तर प्रदेश मंत्री होने के नाते मैंने कोई बुरा या बुरा सवाल उनसे नहीं पूछा। खैर उनको बुरा लगा, ये उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन कई सारे ऐसे सवाल, तीखे सवाल, और अगर कहा जाए तो कटाक्ष करते हुए वो नजर आए आज अपने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जी राहुल, राजनीति गंभीर विषय है और इसे नादानों पे छोड़ न देना, एक किसी ने बड़ी अच्छी लाइनें कही है। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, कहा यह जा रहा है कि उनका नेतृत्व रायबरेली अमेठी से होना चाहिए, लेकिन वायनाड चली गई। अपने अपने आरोप प्रत्यारोप है। धन्यवाद आपका इंद्रवीर सिंह इस जानकारी के लिए। और मैं चाहूंगा कि स्क्रीन पर हमारे सभी संवाददाताओं को लाएं जो अभी हैं। आदर्श गुप्ता डटे हुए हैं, एक रिपोर्टर है, रोहित तिवारी हमीरपुर से, एसपी सिंह ग्राउंड पर मौजूद हैं, अपूर्व पाठक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आकाश पाठक बहुत देर से हमारे साथ जुड़े थे। और देखिए ये सावन की अपूर्व पाठक का स्क्रीन पे है कि नहीं? अच्छा चलिए है। और एसपी सिंह आ गए, रोहित तिवारी आ गए और आदर्श गुप्ता आ गए। यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य आने वाले हैं हरदोई में, वो भी हमारे साथ स्क्रीन पर जुड़े हैं। तो अपूर्व, मैं आपका 3 बार नाम ले लिया, आप आए और चले गए। 3 बार मैंने आपको अनाउंस किया, दर्शकों ने हमारे सुन लिया। तो जरा ये बताइए कि अयोध्या की, क्योंकि खबर सभी जानना चाहते हैं, दिवाली है और प्रभु श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद जब आए थे तभी दिवाली का पर्व मनाया जा रहा है। तो दिवाली के पहले माहौल क्या है और उपचुनाव को लेकर सरगर्मी क्या है, क्योंकि उपचुनाव तो 13 तारीख को तो हो नहीं रहा, ये क्लियर हो गया, लेकिन आज की बड़ी खबर अयोध्या की क्या है वो जरा बताइए। जी बिल्कुल राहुल की अगर आज बड़ी खबर, नेटवर्क प्रॉब्लम है सावन, नेटवर्क प्रॉब्लम है, चलिए फिर से जोड़ लेंगे। रोहित तिवारी हमीरपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, हमीरपुर की आज की सबसे बड़ी खबर कौन सी है, उससे अवगत कराइए हमारे दर्शकों को। राहुल, हमीरपुर के जलालपुर में आज अज्ञात कारणों के चलते 24 वर्षीय महिला ने फांसी लगाकर के जान दे दी।
रात में ही करवा चौथ का व्रत रखा हुआ था पिछले दिन, और रात में पूजा की, पति के साथ में सुख दुख बांटा, और जो भी कारण रहा हो, अभी तक कारण स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन उसने रात में ही अपने कमरे में फांसी पंखे से झूल करके फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जैसे ही इसकी सूचना प्रशासन को मिली, पुलिस प्रशासन मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचा, सीओ मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हालांकि इस विषय पर जब मेरी बात मृतिका के पिता से हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई कल फोन में मेरी बेटी से मेरी बातचीत हुई थी, कोई ऐसा कारण भी मुझे नहीं लग रहा कि किस कारण से आत्महत्या की है, और अभी सारे पहलू ये जो है वो खुले नहीं है। लगातार ये जो आत्महत्या है ये राज बना हुआ है अज्ञात कारणों के चलते। लेकिन सोचने वाला विषय ये है कि कल एक महापर्व था करवा चौथ का, लगातार सब महिलाओं ने व्रत करके एक लंबी आयु की कामना की थी अपने पतियों के लिए, लेकिन ऐसा क्या कारण रहा होगा जिसकी वजह से उन्होंने फांसी लगा करके जान दे दी है। हालांकि इस पर जांच पड़ताल पर जुटी हुई है। देखिए, करवा चौथ का पावन पर्व था, लेकिन एक हकीकत से आपको रोहित तिवारी ने अवगत भी कराया। तो ये कई बार स्थिति ऐसी भी हो जाती है। फिलहाल एसपी सिंह, आप स्क्रीन पर हैं और आपके जरिए हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि सुल्तानपुर की आज की बड़ी खबर कौन सी? सर, रोहित ऐसा है, मौजूद है सुल्तानपुर के करौंदिया विद्या कॉम्प्लेक्स के पास। यहाँ सामने खुला ट्रांसफार्मर रखा हुआ है जिससे लगातार धुआं भी फेंक दे रहा है, और वृक्ष के पास भी नीम का पेड़ है, उसी के पास रखा हुआ है और लगातार घटनाओं को ये दावत दे रहा है। हम कैमरामैन से कहते हैं भैया वहां चल के आप दिखाइए। देखिए राहुल, ये जो है ट्रांसफार्मर खुला एकदम रखा हुआ है, आयल भी इसका चू रहा है बराबर, और ऐसे खुला रखा हुआ है। जानवर भी यहाँ पे जो है शॉर्ट सर्किट की वजह से जानवर भी कई यहाँ मर चुके हैं, कई लोगों का कहना है। लेकिन विद्युत विभाग जो है, अधिकारी जो है एसी रूम में बैठ के हवा काट रहे हैं, लेकिन यहाँ जनता के विषय में कोई इनको वो है नहीं। दोनों तरफ से फ्लाईओवर है, दोनों तरफ से फ्लाईओवर है। इधर आपका विवेक नगर का फ्लाईओवर है और इधर आपका करौंदिया कला का जो है ये भी फ्लाईओवर बना हुआ है। व्यस्ततम चौराहा होने के बावजूद भी ये ट्रांसफार्मर ऐसे खुला रखा हुआ है। बड़ी घटनाओं के दावत दे रहा है एकदम खुले में। एसपी सिंह ने एक बहुत ही गंभीर खबर की ओर प्रशासन का ध्यान खींचा है। 2 फ्लाईओवर यहां से गुजरते हैं और ये ट्रांसफार्मर खुले इधर आप दिखाइए, कैमरामैन से कहेंगे भैया एक देखिए फ्लाईओवर इधर को सीधा निकला हुआ है। व्यस्ततम चौराहा एकदम व्यस्ततम चौराहा है, इसका हाल ये है। और इधर दिखाइए भैया इस तरफ, इधर आप देख लीजिए, सामने आपको फ्रंट में दिखाई देगा, इधर भी जो है फ्लाईओवर बना हुआ है। देखिए, दूसरी शासन प्रशासन बहुत ही गंभीर खबर की ओर प्रशासन का और शासन का ध्यान खींचा है। और ये क्या शासन प्रशासन ये चाह रहा है कि जब कोई बड़ा हादसा हो जाए तभी वो इससे सीख ले? देखिए, ये ध्यान रख लीजिए कि 21 अक्टूबर 2024 को हमारे संवाददाता ग्राउंड पर इस खबर को लेकर आए और इससे खतरा क्या हो सकता है उससे भी अवगत करा रहे हैं। ये खुले में क्यों है? ये विद्युत विभाग से और माननीय मंत्री जी से ये सवाल IBC 24 के संवाददाता पूछ रहे हैं कि ये स्थिति क्यों बनी हुई है सर? ऐसे ट्रांसफार्मर राहुल जी हम लगभग आपको दिखाएंगे 50 की संख्या में है। हम लगातार आपको ये दिखाते रहेंगे। 50 ट्रांसफार्मर ऐसे खुले में रखे हुए हैं जिसने घटनाओं को पूरा दावत देते रहते हैं। सुल्तानपुर में 50 ऐसे ट्रांसफार्मर है जो खुले में है और हादसे को दावत दे रहे हैं, और इससे अब तक बिजली विभाग सीख नहीं रहा है। धन्यवाद आपका एसपी सिंह, इस बड़ी गंभीर खबर की ओर अवगत कराने के लिए, हमारे दर्शकों को बताने के लिए। अपूर्व, अब मैं जानना चाहूंगा कि अयोध्या से आज की सबसे बड़ी खबर कौन सी है? जी राहुल, मैं बताना चाहूंगा कि अयोध्या की बात करें तो सबसे पहले मैं उपचुनाव के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि एक
जो मुश्किलें हैं वो अटकी हुई है और कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार अयोध्या में जारी है। कहीं जो इसके पहले बीजेपी विधायक यानी कहें कि जो जिन्होंने रिट दायर की थी 2022 के चुनाव में जो हार और जीत को लेकर बाबा गोरखनाथ की बात करें तो वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगातार जो है जो इस समय सपा सांसद हैं उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं और सपा सांसद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार फिर से बीजेपी को अपने आड़े हाथे ले रहे हैं। लेकिन लगातार एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन देखना यह है कि होता क्या है और कब तक ये मसला हल होता है, कब चुनाव की तारीख निकल कर आती है, ये बात का देखने को है। लेकिन इस समय जो एक खबर जो सबसे ज्यादा चल रही है कि राम मंदिर बन जाने के बाद इस बार अयोध्यावासी देशवासियों को दोहरी खुशी देने की कवायद सरकार ने देना चाहती है, क्योंकि दोहरा विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रहा है अयोध्या में। पहली जो 30 लाख दीपक जलाकर 25 लाख से ज्यादा दीपों का एक विश्व रिकॉर्ड बनेगा और दूसरी कि जो आरती स्थल था, आरती स्थल पर 1100 पुरोहितों के द्वारा आरती कराई जाएगी। ये सबसे बड़ी अहम बात है कि इस बार एक नया हो रहा है राम मंदिर बन जाने के बाद। जी राहुल। अच्छा अपूर्व, चूंकि राम मंदिर बनने के बाद ये पहली दीपावली है, पहली रामनवमी तो हम लोगों ने देखा, कवर भी किया, और ये पहली दीपावली है, इस पर भी पूरे देश नहीं पूरे विश्व की नजर है। थैंक यू सो मच अपूर्व इस जानकारी के लिए। आदर्श के पास एक बार और चलूंगा, क्योंकि आदर्श अभी ग्राउंड पर डटे हुए हैं। अभी कितनी देर में आ रहे हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर आदर्श? राहुल जी, मैं बताना चाहूंगा डिप्टी चीफ मिनिस्टर को लेकर अभी एक संदेश आया था पीछे कि 20 मिनट में वो लखनऊ से निकल चुके हैं और बस यहाँ पहुंचने वाले हैं। निकल चुके हैं, 20 मिनट में पहुंचेंगे। अभी वहां भीड़ है? जी जी सर, यहाँ पर काफी भीड़ लगी हुई है। यहाँ पब्लिक जो है बैठी हुई है, उसका इंतजार कर रही है और यहाँ जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैद है और इधर उधर सब देख रेख कर रहा है। बहुत धन्यवाद आदर्श इस जानकारी के लिए। आप वहां पर लगातार जुटे हैं और सभी संवाददाताओं का बहुत धन्यवाद, और जितने भी दर्शक हमारे साथ उत्तर प्रदेश जुड़े उनका आभार, और लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।